हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ कॉमर्स वाला। मेरा नाम है अंशिका चतुर्वेदी और आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने कवर करना है द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, और इसमें हम लोग पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका देखने वाले हैं। और बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में कंफ्यूजन होती है कि चैप्टर है क्या। तो देयर इज नो मोरल और कोई भी लाइक स्टोरी नहीं है। देयर इज जस्ट एक पार्ट है, एक्सर्प्ट है जो कि बताया गया है, और इंटरव्यू से आप समझ जाओ कि इंटरव्यूज के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कवर करा था मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड बाय जिट क्लासा एंड बामा। यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट, तो यहाँ पे बताया गया है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के बारे में, जो कि स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री थे, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे एट पीटर हाउस, कैम्ब्रिज। ही वॉज रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 years। वो प्राइवेट आई के लिए रिपोर्टर भी रह चुके हैं एंड हैज रिटन फीचर्स फॉर वैनिटी फेयर, और उन्होंने वैनिटी फेयर के लिए रिटन फीचर्स मतलब कि उन्होंने फीचर्स को लिखा है। Following is an excerpt taken from his introduction to the Penguin Book of Interviews। ये excerpt उठाया गया है, मतलब एक पार्ट उठाया गया है उनकी इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से एंड एंथोलॉजी फ्रॉम 1959 टू द प्रेजेंट डे। एक एंथोलॉजी है इंटरव्यूज के बारे में, कहाँ से 1859 से प्रेजेंट डे तक की। ओके, तो चलिए। Since its invention, a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism। जब से इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ है, जब से इंटरव्यू आया है, तब से जर्नलिज्म में जो जर्नलिस्ट है उनके लिए इंटरव्यू जो है वो कॉमन प्लेस बन चुका है। ठीक है, जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं वो इंटरव्यूज लेना पसंद करते हैं। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबॉडी who's literate will have read an interview। और आज के ज़माने में जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे उन्होंने इंटरव्यू पढ़ा होगा at some point in their lives। कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पढ़ा होगा या देखा होगा इंटरव्यू। While from the other point of view, अगर दूसरे point of view से देखें, ये तो हमारा point of view है जो पढ़ते हैं। Several thousand celebrities, sorry, have been interviewed over the years। बहुत सारे celebrities का इंटरव्यू लिया गया है, some of them repeatedly, और कुछ का तो बारी बारी लिया है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, तो यहाँ पे बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है, बिल्कुल हार्डली सरप्राइजिंग मतलब कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, कि भाई इंटरव्यू के बारे में सबके अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। ऑफ इट्स फंक्शन, उसके पर्पस के बारे में, मेथड के बारे में, मेरिट्स के बारे में, सब कंसिडरेबली चेंज होते हैं। मतलब हर एक इंसान का अपना खुद का पर्सपेक्टिव होता है इंटरव्यू को लेके। Some might make quite extravagant claims for it being, बहुत सारे लोग extravagant मतलब कि बढ़ा चढ़ा के चीज़ें बता दें इंटरव्यू के बारे में। in its highest form, a source truth and its practice and art, ये सब चीज़ें बोले। other usually celebrities who see themselves as its victim, बहुत सारे celebrities अपने आप को victim मानते हैं इंटरव्यू का। ठीक है, might despise the interview as an unwarranted intrusion, और शायद इंटरव्यू को हेट करते ये बोल के कि ये एक अनवारंटेड है, वारंट नहीं देता, मतलब बता के नहीं आप पूछे जा रहे क्वेश्चन, बिना बताए आप पूछ रहे हो क्वेश्चन, वारंट नहीं दिखता, और इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, उनकी जिंदगी में इंट्रूजन है, दखल अंदाजी है, और उनकी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल स्पेस को खराब करा जा रहा है। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और शायद उनकी वैल्यू इंटरव्यू की वजह से कम हो रही है। Just as in some primitive culture, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, जैसे primitive culture में होता था, बहुत पुराने कल्चर में, कि अगर कोई इंसान बिना पूछे किसी की तस्वीर खींच लेता है, then it is one is stealing that personal soul। तो मतलब वो इंसान उस इंसान की सोल को या आत्मा को चुरा रहा है अगर उसके बिना पूछे तस्वीर खींच रहा है तो। B.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews। B.S. Naipaul फील करते हैं, एक सेलिब्रिटी है, कि बहुत सारे लोग जख्मी हो जाते हैं इंटरव्यू से एंड लूज अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ, और उनका एक पार्ट खो जाता है इंटरव्यू की वजह से। लुइस कैरल, कैरल जो है द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड बनाया था, was said to have just was said to have had a just horror of the interviewer।
तो वो बहुत ही ज़्यादा डरते थे इंटरव्यूअर से, जो इंटरव्यू लेता है उससे बहुत ज़्यादा डरते थे। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, कभी भी उनने कंसेंट नहीं दिया अपना, कभी भी उनने हाँ नहीं दी अपनी इंटरव्यू के लिए। इट वॉज इज हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, उनको डर पता है किस चीज़ से लगता था, कि वो लायनाइज ना हो जाए। लायनाइज मतलब कि उनको सेलिब्रिटी लोग ट्रीट करने लग जाते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। विच मेड हिम दस रिपेल वुड बी अक्वेंटेंस, और इसी वजह से वो अपने जान पहचान के लोगों से भी दूर रहते थे, इंटरव्यूअर से दूर रहते थे। एंड द परसिस्टेंस पेटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, एंड जितने भी लोग पेटिशन देते थे कि मुझे उनका ऑटोग्राफ चाहिए, वो ऑटोग्राफ लेने वालों से भी दूर रहते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंसिंग ऑल सच पीपल। एंड बाद में वो अपनी स्टोरीज बताते थे, अपनी सक्सेस बताते थे स्टोरी के फॉर्म में, और इन सारे लोगों को चुप करा देते थे विथ मच सेटिस्फैक्शन एंड अम्यूजमेंट। और उनको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता था, मतलब उनको सेलिब्रिटी ट्रीट करना अपने आप को बिल्कुल पसंद नहीं था। रुडियार्ड किपलिंग जो थे एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। रुडियार्ड किपलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत डिसअप्रूव करते हैं, बहुत ही खिलाफ है इंटरव्यूअर्स के। His wife Carolyn writes in her diary for 14th October 1892, उनकी वाइफ कैरोलिन ने उनकी डायरी में लिखा, अपनी डायरी में लिखा भी था 1892 में, that their day was wrecked by 2 reporters from Boston, कि उनका जो दिन था वो खराब हो गया था 2 रिपोर्टर्स की वजह से बॉस्टन में। wrecked का मतलब खराब होना। She reports her husband as saying to the reporters, वो लिखती हैं अपनी डायरी में कि उनके हस्बैंड कहते हैं रिपोर्टर्स से, Why do I refuse to be interviewed? मैं क्यों मना करता हूँ इंटरव्यू किसी को लेने से मेरा? बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि ये अनएथिकल है, ये बिल्कुल भी मॉरल अच्छी बात नहीं है। इट इज़ अ क्राइम, ये एक क्राइम है। जस्ट मच ऑफ अ क्राइम एज एन ऑफेंस, ये एक ऐसा क्राइम है जैसे कि आपने किसी के साथ ऑफेंस कर दिया, किसी के साथ गलत कर दिया है अगेंस्ट माई पर्सन। एज एन असॉल्ट, ये असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और जो भी इंटरव्यू जबरदस्ती लेता है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट इज कावर्डली एंड वाइल्ड, ये बहुत ही कायरों वाला काम है, ये बहुत ही ज्यादा कायरों वाला काम है, एंड बहुत ही बेकार काम है। नॉट रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, जो इंसान में इज्जत होती है वो कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं पूछेगा, मच लेस गिव इट, और जिसमें इज्जत होती है वो कभी देगा भी नहीं इंटरव्यू। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before, और तब भी जो किपलिंग है उनने खुद इंटरव्यू लिया था। परपिट्रेटेड का मतलब होता है कि खुद उनने ये इमोरल एक्टिविटी, जो बोल रहे थे ना कि इमोरल होता है, ये रिस्पेक्टेड मैन इंसान नहीं करेगा ऐसा जिसकी इज्जत होती है, बट खुद उनने इंटरव्यू लिया था, उनने खुद परपेट्रेट करा था। परपेट्रेट का मतलब होता है कि भाई उनने खुद ये गलत काम करा था, ठीक है। सच एन असॉल्ट ऑन मार्क ट्वेन, किसका इंटरव्यू लिया था? मार्क ट्वेन का लिया था, ओनली अ फ्यू इयर्स बिफोर, कुछ साल पहले। H.G. Wells is an interview in 1894। H.G. Wells करके एक सेलिब्रिटी थे जिन्होंने इंटरव्यू में बोला 1894 में, रिफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डील। जो इंटरव्यूइंग ऑर्डील है, ऑर्डील मतलब कि उन्होंने बोला कि जो इंटरव्यूइंग ऑर्डील होती है मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंस होता है जो लोग इंटरव्यूज देते हैं। बट वॉज अ फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, बट वो बार बार इंटरव्यू देते रहे, इंटरव्यूई थे, बार बार इंटरव्यू देते रहे। एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और 40 साल बाद उन्होंने खुद जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू लिया था। सॉल बेलो, एक और थे सेलिब्रिटी, सॉल बेलो, हु हैज कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड ऑन सेवरल ओकेजन, जिन्होंने हाँ कर दी थी बहुत सारे ओकेजन्स में इंटरव्यू देने की। Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on the windpipe. एक बार उनने इंटरव्यूज को कहा था thumbprints on his windpipe। thumbprints on his windpipe का मतलब होता है जब आप बहुत ही ज्यादा एंजाइटी फील कर रहे होते हो, घबराहट फील कर रहे होते हो, तो उन्होंने बोला कि इंटरव्यू उनके लिए वो है। Yet despite the drawbacks of the interview, उन्हें पता था इंटरव्यू के क्या ड्रॉबैक्स होते हैं, it is a supremely serviceable medium of communication, पर ये बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन का मीडियम होता है इंटरव्यू। These days more than at any other time, मतलब आजकल की दुनिया में ज़्यादा कहीं पे भी किसी भी टाइम में, our most vivid impression of our contemporaries are through interviews। हमारा कोई भी फेवरेट सेलिब्रिटी होता है, कोई भी फेवरेट कंटेम्प्रेरी होता है, उसका अच्छा या बुरा इंप्रेशन हम उसके इंटरव्यू से उसे जज करके बताते हैं।
Dennis Bryan has written. Dennis Bryan ने लिखा था, almost everything of moment reaches us through one man asking questions to of another. सब कुछ हम तक वैसे ही पहुंच जाते हैं, बस एक इंसान क्वेश्चन पूछ रहा होता है, दूसरा आंसर कर रहा होता है उससे. Because of this, the interviewer hold a position of unprecedented power. इसी वजह से इंटरव्यूअर के पास एक अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है. मतलब कि ऐसी पावर होती है जो कभी किसी को नहीं मिली है, कि वो कुछ भी पूछ सकता है एंड इन्फ्लुएंस भी होता है. अब पार्ट 2 पे आ जाते हैं. यहाँ पे अम्बर्टो इको और यहाँ पे मुकुंद एक इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू ले रहे हैं एक बहुत ही फेमस राइटर अम्बर्टो इको का. ठीक है, तो वो पूरा इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है. आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल ऑन संडेज. तो यहाँ पे अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर है, मतलब कि टीचर है, जो कि संडे को नॉवल लिखते हैं. तो वो कहना चाह रहे हैं कि मैं हूँ तो लाइक प्रोफेशन से प्रोफेसर, बट मैं एक राइटर भी हूँ जो कि संडे को राइटर बन जाता हूँ. ठीक है. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ अम्बर्टो इको. ये एक एक्सट्रैक्ट है अम्बर्टो इको के इंटरव्यू से. इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मानाभम. जो इंटरव्यूअर है वो मुकुंद है फ्रॉम द हिंदू, और ये द हिंदू से थे, द हिंदू न्यूज़पेपर से थे. तो इंटरव्यू ले रहे किसका? अम्बर्टो इको का. अम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली. अम्बर्टो इको जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इटली में प्रोफेसर है. had already acquired a formidable reputation. उनकी बहुत strong reputation है as a scholar, कि वो बहुत बड़े स्कॉलर है. स्कॉलर लोग होते हैं जो अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ पता होता है. फॉर हिज आइडियाज ऑन सिम्योटिक्स, और उनका सब्जेक्ट क्या है? सिम्योटिक्स, साइन लैंग्वेजेस. ठीक है, सिम्योटिक्स मतलब स्टडी ऑफ साइंस, साइन लैंग्वेज नहीं, सॉरी, साइंस, स्टडी ऑफ साइंस, साइंस की स्टडीज. लिटरेरी इंटरप्रिटेशन, और उनका लिटरेरी इंटरप्रिटेशन भी बहुत अच्छा है अम्बर्टो इको का. मतलब कि वो बहुत ही अच्छे से लिटरेचर को समझ लेते हैं, इंटरप्रिटेट कर लेते हैं. एंड मिडिवल एस्थेटिक्स, और उनका मिडिवल एस्थेटिक्स मतलब कि बहुत पुराने टाइम के जो एस्थेटिक्स हैं, बहुत पुराने टाइम की जो चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी उनको बहुत अच्छी नॉलेज है, उसके भी वो स्कॉलर है. बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शन, और उससे पहले ये सब थे, अब वो फिक्शन भी लिखने लग गए, मनगढ़ंत कहानियां भी लिखने लग गए. लिटरेरी फिक्शन, अकेडमिक टेस्ट. लिटरेरी फिक्शन लिखते हैं, अकेडमिक टेस्ट लिखते हैं, एसेज लिखते हैं, चिल्ड्रन की बुक लिखते हैं, बच्चों की बुक लिखते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखते हैं. हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंगली लार्ज. उनका लिखने का जो एरिया है, स्टैगरिंगली मतलब कि बहुत बड़े, सरप्राइजिंगली बहुत बड़े एरिया में लार्ज है. एंड वाइड रेंजिंग, और बहुत ज़्यादा चीज़ें वो लिखते हैं. In 1980, just a second. In 1980, he acquired the equivalent of मतलब कि उसके मिलता जुलता है, right? तो in 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose. तो इन्हें द नेम ऑफ द रोज करके एक बुक थी, उसकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेम मिल गया था, which sold more than 10 million copies, जिसमें 10 मिलियन कॉपीज इनकी उसकी बिकी थी. मुकुंद, द इंग्लिश नॉवेलिस्ट एंड अकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड. एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट भी थे और अकेडमिक. अब अकेडमिक वो लोग होते हैं जो लोग लाइक प्रोफेसर वगैरह भी होते हैं. ठीक है, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज. तो यहाँ पे वो जो डेविड करके डेविड लॉज थे, उन्होंने अम्बर्टो इको के बारे में कहा था कि मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है. अम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स. अम्बर्टो इको कहता है शायद मैं करता नहीं हूँ, बस मैं ऐसे इम्प्रेशन देता हूँ कि मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ, बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं कन्विंस हूँ कि मैं एक ही चीज कर रहा हूँ, मैं सारी चीजें सेम ही कर रहा हूँ. मुकुंद, विच इज, मुकुंद पूछते वो क्या है? अम्बर्टो इको, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. तो अम्बर्टो इको कहते हैं वो बताना तो और मुश्किल है. आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, मेरे बहुत सारे फिलोसफिकल इंटरेस्ट भी है, लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्ट भी है, एंड आई परस्यू देम थ्रू माई अकेडमिक वर्क, और मैं उन्हें ऐसे अपने अकेडमिक वर्क के थ्रू परस्यू करता हूँ, एंड माई नॉवेल्स, और मेरी नॉवेल्स से भी. इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन. अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है? अब आई परस्यू देम थ्रू माई अकेडमिक वर्क एंड माई नॉवेल्स, मतलब कि मैं उस फिलोसफिकल चीज़ों को मैं अपने
अकेडमिक कामों में भी डालता हूँ और अपनी नॉवेल्स में भी डालता हूँ, लाइफ से रिलेटेड चीज़ें। इवन माई बुक फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। बच्चों के लिए भी मेरी बुक्स होती है, वो उसमें नॉन वायलेंस, अहिंसा और पीस के बारे में होती है। यू सी, ये भी फिलोसफिकली है ना, यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट। आप देख सकते हो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है, मैं कुछ डिफरेंट नहीं करता हूँ। सेम एथिकल एंड फिलोसफिकल इंटरेस्ट। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और मेरा एक सीक्रेट है। डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स? आपको पता है क्या होगा अगर आप यूनिवर्स से जो खाली समय है, खाली स्पेसेस है, वो हटा दो? एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस इन ऑल द एटम्स, एटम से सारे एम्प्टी स्पेसेस हटा दो, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो यूनिवर्स जो है वो मेरी फिस्ट के जितना हो जाएगा। मतलब अगर छोटे छोटे स्पेसेस हटा दोगे तो यूनिवर्स मुरझा के जितनी मेरी फिस्ट है उतना हो जाएगा। सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस इन आवर लाइफ्स। वैसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे समय ऐसे होता है जब हमारे पास खाली टाइम होता है। आई कॉल देम इंटरस्टिसेस। मैं उन्हें इंटरस्टिसेस बोलता हूँ, स्मॉल गैप्स बोलता हूँ, जैसे यूनिवर्स में होते हैं और एटम्स में होते हैं। से यू आर कमिंग ओवर माई प्लेस, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे घर आ रहे हो, यू आर इन अ एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप, तो आप एलिवेटर में हो और जब तक आप ऊपर आ रहे हो आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिस, ये एक खाली समय है कि भाई आप ऊपर आ रहे हो, तो जब तक आप ऊपर आओगे उतने टाइम मेरे पास फ्री है मेरा। एंड एन एम्प्टी स्पेस, आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, तो मैं उस टाइम पे कोई काम कर लूंगा, मैं उस टाइम पे कुछ लिख लूंगा। While waiting for you your elevator to come up from the first to the third floor, मैं वेट कर रहा हूँ जब जब आपकी जो लिफ्ट है वो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर आएगी। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल, मैं तब तक एक आर्टिकल लिख चुका हूँ। मुकुंद, नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स। मुकुंद कहते हैं बट सर ये हर कोई नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। हालांकि आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग्स हैं, आपका स्कॉलरली काम है, एंड आपके हर वर्क में एक प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी होती है, मतलब कि हंसी मजाक और आपके पर्सनल चीजें होती है। इट इज अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। वो मार्क्ड है, क्लियरली नोटिसेबल है। डिपार्चर मतलब कि बहुत ही चेंज है आपकी जो क्लियरली रेगुलर स्टाइल जो होती है राइटिंग की, एकेडमिक स्टाइल, उससे बहुत ही डिफरेंट है। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड, और जहाँ पे आपने हमेशा हमेशा आपने डीपर्सनलाइज्ड मतलब कि आपने ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग से कनेक्ट करके चीज़ें नहीं लिखी है। एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, तो कभी कभी ये चीज़ें जब आप डीपर्सनलाइज कर लेते हो, ह्यूमन इमोशन एंड फीलिंग से रिलेटेड नहीं लिखते हो, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड बोरिंग हो जाती है, मतलब कि लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आता। हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एंड फॉर्मल अप्रोच? क्या आपने ये सोचा है बहुत ऐसी अप्रोच लगाने में, और इट इज समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर ये चीज आपको नेचुरली आई कि आपको इसी तरह लिखना है? Umberto Eco. When I presented my first doctoral dissertation, जब मैं पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी में डिजर्टेशन देते हैं अपना, लाइक थीसिस डिजर्टेशन ये सब देते हैं। तो जब मैं फर्स्ट डॉक्टरल डिजर्टेशन मैंने दी इटली में, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, एक प्रोफेसर ने कहा, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट। जो स्कॉलर्स होते हैं वो एक सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, फिर वो फॉल्स अजम्पशंस भी बनाते हैं उस सब्जेक्ट के बारे में। देन दे करेक्ट देम, फिर वो उसे करेक्ट करते हैं, एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजन, और उसके बाद वो कंक्लूजन लगाते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रारी, और अम्बर्टो इको से वो बोलते हैं कि तुम उसका उल्टा कर रहे हो। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, तुमने तो अपनी रिसर्च की स्टोरी ही बता दी, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और आपने अपने ट्रायल्स और एरर्स भी बता दिए कि आपने क्या गलतियां करी, कहाँ गलतियां करी, आपने ये सब चीज़ें भी बता दी उसमें। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट, एंड उसी टाइम पे उनके प्रोफेसर अम्बर्टो इको के प्रोफेसर ने कहा कि वो सही है, एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिजर्टेशन। उन्होंने उन्हें अम्बर्टो इको की डिजर्टेशन इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने उसको छपवा दिया, विच मेंट ही अप्रिशिएटेड इट। इसका मतलब कि वो प्रोफेसर को उनकी डिजर्टेशन बहुत पसंद आई। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22, और तब अम्बर्टो इको 22 के थे, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटर्न द वे आई हैड डन, और मुझे तब समझ में आया कि जो स्कॉलरली बुक्स है उन्हें वैसे ही लिखना चाहिए जैसे मैंने डिजर्टेशन लिखी थी। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, कि आप अपनी रिसर्च की स्टोरी भी बता रहे हो कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ से रिसर्च करी है।
दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट, और तभी मेरे एसेज में हमेशा नरेटिव एस्पेक्ट रहते हैं कि मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। नरेटिव मतलब कि जहाँ पे आप इंसान स्टोरी बताते हैं। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नरेटिव सो लेट, और इसी वजह से मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट करा नरेटिव लिखना, एट द एज ऑफ 50 और मोर और लेस, शायद 50 साल की उम्र में, कम या ज़्यादा। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ्स वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड। मुझे याद है मेरा फ्रेंड रोलैंड बार्थ जो था वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहता था दैट ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, कि वो एक ऐसे लिखने वाला इंसान है एंड नॉवेल्स नहीं लिखता। He wanted to do creative writing one day or another, but he died before he could do so. उसे क्रिएटिव राइटिंग करनी थी, उसे नॉवेल्स लिखनी थी, बट वो लिखने मतलब लिखता ही उससे पहले वो मर गया बेचारा। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने कभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन फील नहीं करी। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने तो अचानक से स्टार्ट कर दिया था नॉवेल्स लिखना। आई हैड नथिंग टू डू वन डे, मेरे पास कुछ करने के लिए नहीं था एक दिन, सो आई स्टार्टेड, तो मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया। नॉवेल्स प्रोबेबली सैटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, और नॉवेल शायद मेरा नरेशन वाला जो टेस्ट है वो सेटिस्फाई करती, क्योंकि नॉवेल्स पे आपको स्टोरी बतानी होती है और इसलिए उन्हें नॉवेल्स लिखना पसंद भी है। Mukund, talking about novels, from being a famous academic, you went on becoming spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. तो यहाँ पे मुकुंद बोलते वही सर, नॉवल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पहले तो आप बहुत ज़्यादा फेमस एकेडमिक थे, अब आप बहुत ही ज़्यादा फेमस नॉवलिस्ट भी हो गए हो नेम ऑफ द रोज के बाद से। You have written 5 novels against many more scholarly works of non-fiction. ने 5 novels लिखी है और बहुत सारे scholarly work लिखे हैं नॉन फिक्शन के, at least more than 20 of them, मतलब कि 20 से भी ज़्यादा लिखे। Umberto Eco, over 40. Umberto Eco कहते हैं 20 नहीं 40. मुकुंद, over 40. Among them a seminal piece of work on semiotics. आपने उनमें से एक सेमियोटिक्स पे सेमिनल पीस ऑफ वर्क किया है, मतलब बहुत इनोवेटिव काम किया है। But ask most people about Umberto Eco and they will say, oh, he's a novelist. Does that bother you? But आपने इतना प्यारा काम किया है एज अ स्कॉलर, आप इतने अच्छे स्कॉलर हो, इतना प्यारा काम करा है, बट जब लोगों से पूछा जाए कि आप अम्बर्टो इको को जानते हैं तो लोग आपको नॉवलिस्ट के नाम से जानते हैं, स्कॉलर के नाम से नहीं जानते। क्या आपको ये चीज़ बॉदर करती है? क्या आपको ये चीज़ परेशान करती है? Umberto Eco, yes, because I consider myself a university professor who writes novels on Sunday. तो वो कहते हैं अम्बर्टो इको, हाँ मुझे बॉदर करती है क्योंकि मैं तो पहले तो मैं स्कॉलर ही हूँ ना, पहले तो मैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ही हूँ ना। स्कॉलर मतलब कि जो इंसान को एक सब्जेक्ट की बहुत नॉलेज हो, ठीक है। बाद में मैं एक नॉवलिस्ट बना जिसने नॉवेल्स को लिखना स्टार्ट करा संडेज पे। आई पार्टिसिपेट इन अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज, मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। मैं राइटर्स के साथ नहीं मिलता जुलता हूँ, मैं अकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज जो प्रोफेसर की कॉन्फ्रेंस होती है उनके साथ बैठता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद अकेडमिक कम्युनिटी। मैं हालांकि एक स्कॉलर ही हूँ, अकेडमिक कम्युनिटी से ही बिलोंग करता हूँ, बट ओके इफ दे हैव रेड ओनली वन द नॉवल, बट ठीक है अगर उनने सिर्फ मेरी नॉवेल्स ही पढ़ी है तो इट्स ओके। लाफ्स एंड श्रग्स, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, और मुझे पता है अगर मैं नॉवेल्स लिखता हूँ तो मेरे पास एक लार्जर ऑडियंस है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के बारे में सब पूरी इंडिया नहीं पढ़ सकती ना। नॉवल कहानी तो हर एक इंसान पढ़ सकता है, पर एक सब्जेक्ट के बारे में कौन पढ़ेगा? आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑन सेमियोटिक्स, और मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि सेमियोटिक्स के लिए मुझे 1 million रीडर्स मिले। मुकुंद, which bring me to the next question, जो मुझे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे लाता है। The Name of the Rose is a very serious novel. जो Name of the Rose है वो बहुत सीरियस नॉवल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यान, एक बहुत ज़्यादा डिटेक्टिव यान है, उसमें डिटेक्शन मदद की बात हुई है एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्स विद इनटू मेटाफिजिक्स। वहाँ पे मेटाफिजिक्स की भी बात आपने करी है नॉवल में, ठीक है, एंड थियोलॉजी की भी बात करी है, मतलब रिलीजियस बिलीफ्स की भी बात करी है, और मेडिवल हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री के बारे में बात करिए। येट इट एंजॉयड अ मास, ह्यूज मास ऑडियंस, मतलब आपने उसमें मेटाफिजिक्स है, मेडिवल हिस्ट्री है, थियोलॉजी है, और क्या है हाँ ये सब चीज़ें, और डिटेक्टिव भी है। इतनी सारी साइंटिफिक चीज़ें आपने डाल रखी है, फिर भी बहुत सारी ऑडियंस ने उसे पसंद करा। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस? क्या आप कंफ्यूज हुए कि मतलब इतनी सारी मतलब जैसे इंसेप्शन है, इंसेप्शन बहुत ही खतरनाक है ना साइंस वगैरह के बारे में, समझ नहीं आती लोगों को, तो बहुत सारे लोगों ने इनकी नॉवल को पसंद करा। अम्बर्टो इको, नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड, वो कहते हैं नहीं जर्नलिस्ट पजल्ड है कि वो कैसे इतनी फेमस हो गई।
एंड समटाइम्स पब्लिशर्स, और पब्लिशर्स भी जो मेरी बुक पब्लिश करे थे वो भी बहुत ज़्यादा पजल्ड थे. एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव, क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को लगता है दैट पीपल लाइक ट्रैश, कि लोगों को कचड़ा पढ़ना पसंद है, एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और लोगों को डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस पसंद नहीं होते जहाँ पे समझना पड़े, दिमाग घूम जाए. कंसिडर देर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट. मानो कि यहाँ पे 6 बिलियन लोग हैं. द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 to 15 मिलियन कॉपीज. नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिकी. सो इन अ वे आई रीच ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर. तो एक तरह से तो मैं बहुत कम परसेंटेज ऑफ रीडर तक ही पहुंचा. बट इट इज एग्जैक्टली दीज काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट एन एक्सपीरियंस. बट ये वो रीडर्स है जिनको ईजी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए पढ़ने का, जिनको डिफिकल्टी हो समझने में स्टोरी, उन्हें मजा आता है, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, या फिर उन्हें हमेशा ऐसा नहीं चाहिए. आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, मैं खुद 9 PM आफ्टर डिनर विच टेलीविजन वॉच टेलीविजन, मैं डिनर के बाद टेलीविजन देखता हूँ, एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम. मुझे मियामी वाइस देखना और इमरजेंसी रूम देखना बहुत पसंद है. आई एंजॉय इट, आई नीड इट, मुझे चाहिए, बट नॉट ऑल डे. पर मैं हमेशा नहीं देख सकता. मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history? क्या आपकी नेम ऑफ द रोज जो बुक फेमस हुई है वो इसलिए फेमस हुई है क्योंकि वो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में भी बताती है? अम्बर्टो इको, दैट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी. हाँ, हो सकता है, बट मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं एक चाइनीज वाइज मैन की तरह स्टोरीज बताता हूँ. ओके. And my American publisher said, while she loved my book, मेरी जो अमेरिकन पब्लिशर थी जिसको मैंने बुक पब्लिश करने के लिए दी थी, उसको मेरी बुक पसंद आई. She did not expect to sell more than 3,000 copies in a country. उसको नहीं लगा था कि 3,000 से भी ज़्यादा कॉपीज ज़्यादा बिकने वाली, मतलब द नेम ऑफ द रोज की 3,000 से ज़्यादा कॉपीज नहीं बिकेंगी. Where nobody has seen a cathedral or studies Latin, जहाँ पे किसी ने चर्च नहीं देखा, जो लैटिन नहीं पढ़ते, वो नेम ऑफ द रोज क्या पढ़ेंगे. सो आई वॉज गिवन एन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज. तो उसने मुझे 3,000 कॉपीज का ही पैसा दिया. बट इन द एंड इट सोल्ड 2 to 3 मिलियन इन द यूएसए. बट एंड में वो 2 से 3 मिलियन कॉपीज बिक गए. बुक्स हैव बीन रिटन अबाउट, बहुत सारी बुक्स लिखी हैं मेडिवल पास्ट के बारे में. आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री. मेरे लिए इस बुक का सक्सेस मिस्ट्री, मुझे खुद नहीं पता कि कितनी फेमस ऐसे कैसे होगी. नोबडी कैन प्रेडिक्ट इट, और कोई बता भी नहीं सकता. थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर, अगर सोचो मैंने 10 साल पहले बुक लिखी होती या 10 साल बाद मैं ये बुक लिखता, इट वुडंट हैव बीन द सेम. ये बुक ऐसे जितनी फेमस हुई उतनी फेमस नहीं होती. वॉट वर्क एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री. क्या काम करा उस बुक में, क्या फेमस किया उस बुक को, इज अ मिस्ट्री. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा इंटरव्यू है वो खत्म हो जाता है. एंड यहाँ पे आपके लिए होमवर्क है, रीडिंग होमवर्क है, तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिएगा. और आज के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपने इस क्लास में सीखे, प्लीज उन्हें आप कमेंट सेक्शन चैट बॉक्स में डालिएगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टाटा, एंड लव यू ऑल.